हेलो एवरीवन, वेलकम टू IKTab। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ पेपर एनालिसिस फॉर 8th ऑफ फरवरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट द मेल्टिंग ऑन माउंट एवरेस्ट। जो हमारा माउंट एवरेस्ट दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लैनेट, वो लगातार मेल्ट होता जा रहा है। स्पेशली जो माउंट एवरेस्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट है वो लगातार मेल्ट होना शुरू हो गया। उसके कारण बहुत सारे रीजनल चेंजेस हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो सब हो रहे हैं। इसी चीज के बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट एटलस। नाउ देखिए, एटलस क्या है? एटलस एक टाइप का एस्ट्रॉयड ट्रैकिंग सिस्टम है, एक टाइप का टेलीस्कोप है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। टेलीस्कोप है जो कि एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक करता है। जितने भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको ट्रैक करने के लिए इस चीज को रिसेंटली बनाया गया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट कि नीदरलैंड्स के अंदर एक नया HIV का वेरिएंट मिला है। नाउ दिस वेरिएंट इज कॉल्ड एज VV वेरिएंट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में हम बात करेंगे। एग्जैक्टली जो HIV का जो ओरिजिनल वेरिएंट था उससे कैसे डिफरेंट है, हर चीज को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट ITS, एक टाइप का इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के ऊपर रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो हम इसके बारे में भी प्रॉपर्ली समझेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट द मेल्टिंग ऑन द माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट, जैसा आपको पता है कि हमारे अर्थ यानी कि प्लैनेट अर्थ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और उसके ऊपर लगातार मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है। मतलब उसका जो आइस कैप है वो लगातार मेल्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। नाउ एज यू नो कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लगातार हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे अर्थ का ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो आइस शीट्स है, जो ग्लेशियर्स है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसका कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट जो है वो माउंट एवरेस्ट का जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, उसके कारण हमें देखा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक डेटा प्रोवाइड किया है जिसके तहत ये मालूम चला है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो लगातार मेल्ट तो हो रहा है बट काफी ज्यादा फास्ट रेट पे मेल्ट हो रहा है। पिछले 25 सालों के अंदर जो माउंट एवरेस्ट का एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड साउथ कोल ग्लेशियर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का एक पार्ट है, उसके अंदर अराउंड 54 मीटर्स का जो थिकनेस था ना वो हम ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, बिकॉज 54 मीटर थिक आइस जो है ऑलरेडी वो मेल्ट हो चुका है। मतलब देख रहे हैं इतना ज्यादा आइस ऑलरेडी मेल्ट हो गया है। नाउ बिफोर आगे जाने से पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली साउथ कोल कहां पर है। देखिए, दिस इज अ ग्राफिकल फिगर जो कि माउंट एवरेस्ट को शो कर रहा है, जहां पर डिफरेंट टाइप के पासेस शो कर रहा है, डिफरेंट टाइप के जो रीजन है वो शो कर रहे हैं। नाउ एक पर्टिकुलर जो माउंट एवरेस्ट पे जब कोई जाता है, क्लाइम करता है, तो उसको एक पर्टिकुलर रूट फॉलो करना होता है, ठीक है। सो ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द एवरेस्ट का बेस कैंप है, वहां से स्टार्ट करता है, देन ही गोज टू कैंप 1 दैट इज अराउंड 394 मीटर के आसपास है, दैट इज अराउंड 19,000 फीट के आसपास है। देन कम्स कैंप 2 जो कि 21,000 फीट के आसपास है। देन कम्स कैंप 3 दैट इज अराउंड 23,000 फीट के आसपास में है। देखिए, इन सब कैंप के ऊपर स्टे करने के बाद वो जाते हैं और अराउंड 26,000 फीट के आसपास में ही रीचेस अ प्लेस कॉल्ड साउथ कोल। नाउ दिस इज द प्लेस साउथ कोल जहां पर एक्चुअली मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर स्टार्ट हो गया। उसके कारण सारा का सारा जो आइस है, जो एक्चुअली जो स्नो है, स्नो सारा मेल्ट हो रहा है और आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड आइस? देखिए, स्नो वो फॉर्म होता है, स्नो जो होता है वो टफ फॉर्म ऑफ आइस होता है, सिंपल वर्ड्स में। जो सॉलिड फॉर्म ऑफ आइस इज कॉल्ड स्नो, और उसी को अगर आप लिक्विडेट कर दो, जो जैसे देखो जो आप फ्रिज में जमाते हो, राइट, जो आप फ्रिज में जमाते हो जो कि बहुत जल्दी पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज आइस, दैट इज नॉट स्नो, ठीक है। स्नो वो होता है जो कि बहुत ही वेपरी फॉर्म में होता है, जिसके अंदर पोर्स होते हैं। अब जब पोर्स होते हैं ना तो इसलिए बहुत जल्दी वो ब्रेक नहीं होता है। दिस पर्टिकुलर स्नो इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है। आई होप आपको एक्जैक्टली लोकेशन पता चल गया कि कहां पे कौन सा पार्ट जो है वो मेल्ट हो रहा है। उसका नाम है साउथ कोल ग्लेशियर, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट का पार्ट है। ऑलराइट, अब देखिए, जो साउथ कोल ग्लेशियर है, जैसा हमने देखा, अराउंड 26,000 फीट के आसपास प्रेजेंट है, यानी कि इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे दैट टर्न्स आउट टू बी अराउंड 7,900 मीटर्स। सोचिए, इतने ज्यादा हाइट के ऊपर जो ग्लेशियर प्रेजेंट है वो भी यहाँ पर मेल्ट हो रहा है। माइंड यू कि जो माउंट एवरेस्ट का जो एंटायर हाइट है दैट इज अराउंड 8848 मीटर्स, और ऐसा माना जा रहा है कि इंक्रीज होकर, मतलब जो लास्ट रिवाइज एडिशन आया था उसके अनुसार 8850 मीटर हो चुका था, ठीक है। बट अगर आप मतलब इसके एवरेज में देखेंगे तो देखिए 8800 मतलब 8.8 किलोमीटर के आसपास ये है, और इसके आसपास यानी कि ऑलमोस्ट हम 8 किलोमीटर के आसपास का जो हाइट है वहां पर हम ऑलरेडी ग्लेशियर्स का मेल्टिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो माउंट एवरेस्ट का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो भी बहुत जल्दी हो सकता है, जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है कि हो सकता है कि वो भी धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए और इसकी हाइट यहाँ पर जो इंक्रीज हो रही है उल्टा यहाँ पर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब देखिए, जब साइंटिस्ट ने मालूम करने की कोशिश की एग्जैक्टली कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जो इस पर्टिकुलर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर को यहाँ पर इंड्यूस कर रहे हैं, तो दो मेन रीजंस आए। पहला था स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है, पहला तो विंड्स के कारण, और सेकंड चीज था वार्मिंग ऑफ द टेम्परेचर। नाउ आसपास को जो टेम्परेचर है वो वार्म हो रहा है। नाउ आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली टेम्परेचर कहां का वार्म हो रहा है, क्या ये हिमालय का टेम्परेचर वार्म हो रहा है, फिर पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर वार्म हो रहा है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने बताया कि हिमालय का टेम्परेचर, हिमालय का जो क्लाइमेट था जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, हिमालय में कोई भी खास चेंजेस नहीं आए हैं। बट द पॉइंट इज कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसके कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट का जो मेल्टिंग है वो देखा जा रहा है।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से सोचिए 1990 से लेकर 2020 यानी पिछले 30 सालों के अंदर जो हमारा जो आइस है, मतलब जो स्पेशली साउथ पोल का जो आइस है वो काफी ज्यादा मेल्ट हुआ है। नाउ इट इज बीइंग सेड कि इस पर्टिकुलर आइस को बनने में अराउंड 2000 ईयर्स लगे थे, मतलब 2000 साल लगकर, मतलब 2000 सालों तक जो आइस फॉर्म हुई थी वो सिर्फ पिछले 30 साल के अंदर पूरी तरीके से मेल्ट हो गई। मतलब दिस इज द मेन इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये दिस इज द मेन थिंग दैट वी एक्चुअली फियर फॉर। ये वो चीज है जिसके कारण हम क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज देखिए अगर ये ऊपर से जो मतलब जो माउंट एवरेस्ट का ऊपर वाला पार्ट है वहां से अगर ये आइस मेल्ट होगा तो एक्जैक्टली पानी कहां जाएगा? पानी जाएगा समुद्र के अंदर, पानी जाएगा ओशंस के अंदर, पानी जाएगा जो प्लेन एरियाज है उसके अंदर। देखिए या तो वहां पर फ्लड्स आएंगे, ठीक है, या फिर जो सी लेवल मतलब सी के अंदर अगर पानी बढ़ेगा तो सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज होने के कारण बहुत सारे जो कोस्टल एरियाज है वो सब डूब जाएंगे। देखिए सोचिए इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो कहीं ना कहीं इसके कारण वल्नरेबल हो जाएगा, उसके कारण खतरे में आ जाएगा। सी लेवल राइज होने के कारण ये सब एरियाज डूबने लगेंगे। सेकंड चीज, और से बहुत सारे आइलैंड्स हैं जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि बिल्कुल बीच समुद्र में है। सोचिए उनका क्या होगा अगर ये सी लेवल राइज होता रहा तो धीरे धीरे उनका जो लैंड है पूरा का पूरा सी के अंदर आने लगेगा, राइट। तो ये सब एक्चुअली वो चीजें हैं जो हम फियर करते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ। इट इज नॉट द क्लाइमेट चेंज दैट वी फियर, इट इज द इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज दैट एक्चुअली जो हमें फ्राइटन करता है, ठीक है। अब देखिए और ये जो ग्लेशियर है उसका जो स्नो पैक है वो पूरा का पूरा ऊपर से इरोड हो गया। अब ध्यान से देखिए जो पूरा माउंटेन है, मान लीजिए दिस इज माउंट एवरेस्ट, तो ये पूरा माउंटेन यहाँ पर स्नो का नहीं बना हुआ है, राइट। नीचे एक पूरा जो रॉक्स है, रॉक्स का फॉर्म हुआ है एक्चुअली, और रॉक के ऊपर एक लेयर है यहाँ पर स्नो की। तो सोचिए अगर स्नो का लेयर यहाँ से हट जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्टली आपको रॉक मिल जाएगा, राइट। तो स्नो अगर आपको पूरी तरीके से इरोड होगा तो इससे क्या होगा? जो रॉक आपका जो नीचे वाला पार्ट रॉक है वो धीरे धीरे एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो माउंट एवरेस्ट का जो टॉप मोस्ट स्नो होता है ना, दैट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लैक आइस। सो इफ यू आर बीइंग आस्क्ड कि ब्लैक आइस कहां पे प्रेजेंट है, जस्ट रिमेंबर कि ब्लैक आइस जो होता है वो माउंट एवरेस्ट के टॉप मोस्ट पार्ट पे, यानी कि जो कोटिंग है वो दैट पर्टिकुलर थिंग इज ब्लैक इन कलर, इसलिए उसको ब्लैक आइस बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए जब भी आपका ऊपर वाला स्नो अगर आपका मेल्ट हो जाएगा और अगर आपका जो नीचे रॉक है वो रॉक तक अगर आप पहुंच जाओगे तो देखिए तो सनलाइट जो अभी तक स्नो पे पड़ने के बाद मतलब रिफ्लेक्ट हो जा रही थी और वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो रॉक तक पहुंच जा रही है ना। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा पहले साइंस बताता हूँ। देखिए साइंस ये है कि अगर आप स्नो को रखेंगे, ठीक है, स्नो के अगर आप ऊपर अगर आप स्नो लाइट मतलब सनलाइट डालते हैं तो सनलाइट स्नो को कोई भी ज्यादा हार्म नहीं कर सकता है, सिंपली उसको पिघाल सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा सनलाइट के पास, स्नो के पास इतनी पावर होती है कि वो इस पर्टिकुलर मतलब सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस चीज को। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज एल्बिडो इफेक्ट, ठीक है। एल्बिडो इफेक्ट का मतलब होता है जहां पर किसी भी पर्टिकुलर सनलाइट को, गैसेस को वो लोग एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, रिफ्लेक्ट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब तक स्नो यहां पर रहता है तब तक जो सनलाइट है वो यहां पर एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब इसके कारण बहुत जल्दी ये पर्टिकुलर ग्लेशियर पिघलेगा नहीं। बट माइंड यू, मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझाता हूं। जस्ट सपोज कि आपके पास एक रॉक है, ठीक है, एक छोटा सा पत्थर है। अगर आप उस पत्थर को बाहर सन के अंदर रख दोगे ना और आप थोड़ी देर के बाद आकर देखोगे तो वो पत्थर बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उस पत्थर को वापस लाके घर के अंदर भी रख भी लोगे ना तब भी उस पर्टिकुलर पत्थर को कूल डाउन होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज जो हीट होता है वो इसके अंदर कैप्चर हो जाता है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर द सेम थिंग। अगर यहां से माउंट एवरेस्ट का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, जस्ट सपोज ये माउंट एवरेस्ट का टॉप मोस्ट पार्ट है, ठीक है, अगर ये टॉप मोस्ट पार्ट यहां पर पिघल गया तो वहां पर जो रॉक है, जो नीचे वाला जो पार्ट जो रॉक है, वो रॉक यहां पर सामने एक तरफ आ जाएगा और सनलाइट जब भी रॉक के ऊपर जाएगी तो रॉक जो है हीट को कैप्चर कर लेगा। अब रॉक अगर हीट को कैप्चर करता है तो क्या होगा, रॉक से हीट याद रखना आपको बहुत जल्दी स्कीप नहीं कर सकता है, उसके कारण इन सब एरियाज के अंदर, मतलब देखिए सोचिए कि सिर्फ अगर इतने एरिया के अंदर भी अगर स्नो मेल्ट हुआ है तो आसपास का जितना स्नो है वो भी धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज अंदर से जो रॉक है वो गर्म हो चुका है और वो आसपास के सारे स्नो को मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों एक्जैक्टली हमारा जो मेल्टिंग है वो एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसका मेन रीजन यही है। अब देखिए ब्लैक आइस हमने देख लिया। ब्लैक आइस क्या होता है, एक किसी भी पर्टिकुलर माउंटेन, स्पेशली माउंट एवरेस्ट का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, जो यहाँ पर कोटिंग होती है, जो सर्फेस होती है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज ब्लैक आइस, ठीक है। अगर ये ब्लैक आइस मेल्ट हो गया तो माउंटेन जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएगा सन को, और अगर सन जो है सनलाइट जो डायरेक्टली रॉक पे जाती है तो क्या होगा, रॉक जो मतलब बेसिकली जो माउंटेन या फिर जो रॉक्स है वो ज्यादा हीट को रिटेन कर सकता है लॉन्गर टाइम के लिए, और उसके कारण वो ज्यादा आइस को पिघाल सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही होगी। उसके कारण मेल्टिंग और ज्यादा एक्सीलरेट हो जाएगी और यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए जब जितने भी साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने जब मालूम करना स्टार्ट किया तो उनको एक चीज तो पता चला कि जो एवरेस्ट का जो आसपास का क्लाइमेट है, रीजन है, वहां का क्लाइमेट बिल्कुल इंटैक्ट है, मतलब क्लाइमेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। एक्चुअली जो मेन चेंजेस आए हैं वो ग्लोबल टेम्परेचर के अंदर आए हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो हिमालय के आसपास का क्लाइमेट है वो गर्म नहीं हुआ है, ठीक है। आप पूरे ग्लोबल लेवल का जो क्लाइमेट है वो गर्म हो रहा है, उसके कारण एक इंपैक्ट यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है उसके ऊपर ही पड़ रहा है। और एक्चुअली जो ये मेन रीजन है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। अब जस्ट रिमेंबर कि स्नो जो वहां पर जो स्नो प्रेजेंट था टॉप ऑफ द माउंटेन वो अब धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है बाय आइस, ठीक है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्नो होता है और जो आइस होता है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक सेकंड, लेट मी शो यू समथिंग यहाँ पे।
ऑलराइट, सो सी दिस पर्टिकुलर इमेज, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड आइस। अगर आप ध्यान रखेंगे, देखिए जो भी आप आइस क्यूब्स आप वगैरह देखते हैं अपने फ्रिज के अंदर जो देखते हैं आप, दैट थिंग इज कॉल्ड एज आइस, जहां पे सॉलिड टाइप स्ट्रक्चर बन गया होता है, ठीक है। बट अगर आप स्नो देखेंगे, स्नो नेवर टेक्स अ पर्टिकुलर शेप। स्नो जो होता है बहुत ही ज्यादा फरी होता है, ठीक है, फर टाइप के स्ट्रक्चर में होता है। एंड दिस पर्टिकुलर स्नो जो होता है ना, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, आइस के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया है। तो जो एवरेस्ट है उसके अंदर जो स्नो है वो सारा का सारा आइस के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। नाउ यहाँ पर एक चीज और बोला जा रहा है कि जो हिमालयस है, हिमालयस के ऊपर मोर देन 1 बिलियन पीपल डायरेक्टली डिपेंडेंट है। और आप समझ सकते हैं 1 बिलियन क्यों है, बिकॉज इंडिया डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया की पॉपुलेशन मोर देन 1 बिलियन है, और ये सब के सब लोग कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए आप जितना भी पानी वगैरह पीते हैं ना, ऑल्दो यू डोंट डायरेक्टली गो टू द रिवर, बट वो सारा का सारा पानी कहीं ना कहीं रिवर से ही आता है, रिवर से आता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, एंड देन इट इज एक्चुअली प्रेजेंटेड टू यू इन द टैप्स, एंड जो भी जहां से भी आप पानी को यूज करते हैं, उस पानी के सोर्स के अंदर एक्चुअली यही रिवर के वाटर होते हैं जो कि वहां तक पहुंचाए जाते हैं। सो जस्ट रिमेंबर कि हिमालयस are the most important source for 3 river system in India: Indus river system, Ganga river system and Brahmaputra river system। और यही तीनों रिवर सिस्टम जो है जो पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को एक्चुअली पानी प्रोवाइड करता है। तो अगर हिमालय यहाँ पर पूरी तरीके से मेल्ट होता है तो इन द नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स हमारे इंडिया के अंदर वाटर स्कार्सिटी का जो प्रॉब्लम है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पर साउथ पोल ऑलरेडी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, तो धीरे धीरे हमारी जो कैपेसिटी है जो ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करने की, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, फॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके कारण हमारी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और इफेक्ट जो सबसे बड़ा पड़ने वाला है वो ये है कि जो क्लाइंबर्स होंगे, जो माउंट एवरेस्ट पे जो क्लाइंब करने जाते हैं, उनको और ज्यादा डिफिकल्टीज होगी। अगेन लेट मी टेल यू समथिंग कि एग्जैक्टली क्यों डिफिकल्टीज होगी। जस्ट सी दिस पर्टिकुलर इमेज, आपको समझ आ जाएगा। नाउ व्हेन अ पर्टिकुलर क्लाइंबर जो किसी भी माउंटेन को, जो कि स्नो माउंटेन होता है, उसको चढ़ने की कोशिश करता है, तो ही ऑलवेज हैज अ सिकल टाइप, ठीक है। सिकल होता है जिसको वो मतलब उस पर्टिकुलर आइस के अंदर मारता है। और देखिए आप देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, ये सब एक्चुअली स्नो के अंदर मारे जाते हैं, ठीक है। स्नो के अंदर मारा जाता है, उसके कारण उसका एक ग्रिपिंग बनती है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि दिस टाइप ऑफ सिकल्स जो है वो स्नो के अंदर तो फंस जाते हैं, बट दे कैन नॉट बी हिट ऑन द रॉक। मतलब वो रॉक के ऊपर इस पर्टिकुलर चीज को मार के मतलब ये जो छोटी छोटी ये चीजें इन्होंने लगा रखी है, ये लोग रॉक के ऊपर नहीं कर सकते। अगर ये सारा का सारा आइस पिघल गया तो अंदर का रॉक निकल जाएगा बाहर, और तब वो क्लाइंबिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो रॉक के ऊपर वो किसी भी टाइप का मार नहीं सकते उसको, ठीक है। मतलब रॉक से बेसिकली डायरेक्टली सपोर्ट नहीं ले सकते हैं, दे कैन टेक सपोर्ट ओनली फ्रॉम द स्नो। दैट्स व्हाई अगर बेड रॉक अगर वो एक्सपोज हो गया, मतलब अगर वो स्नो यहाँ पर पूरी तरीके से मेल्ट हो गया और वो बेड रॉक एक्सपोज हो गया, तो कहीं ना कहीं क्लाइंबर्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होने वाली है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वो थिक आइस को यूज करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, वो रॉक्स को यूज नहीं कर सकते हैं। अब जो स्टडी है वो ये भी शो करता है दैट द मेल्टिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट ग्लेशियर इज टू ब्रिंग जो बैड क्लाइमेटिक इंपैक्ट्स लेकर आया कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर, और स्पेशली जितने भी हिमालयन कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, और जितने भी फिर ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, जितने भी कंट्रीज है जो कि हिमालय के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, उन सब का जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो पूरी तरीके से ऑल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के ऊपर देखिए डायरेक्टली जो मानसून है इंडिया का, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हिमालय के कारण ही एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इस पर्टिकुलर क्लाइमेट के अंदर है। आपको पता है इंडिया के अंदर जो मानसून सीजन जो होता है, उसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सिर्फ इंडियन ओशन का जो पार्ट है, मतलब जो नीचे वाला इंडियन ओशन का पार्ट है, सिर्फ वहीं से वो मॉइस्चर को लेकर आता है और हमारे इंडिया के अंदर बारिश करता है। बट इंडिया के अंदर बारिश करने के बाद वो वापस क्यों आता है? मतलब जो हमारे यहाँ पर एक तो नॉर्मल मानसून आता है और एक रिट्रीटिंग मानसून आता है। दैट रिट्रीटिंग मानसून इज बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट थिंग। मतलब जो हिमालय से कारण वो सारे के सारे हवा ऊपर जाके टकराते हैं और वापस आ जाते हैं, घूम जाते हैं। सोचिए अगर हिमालय नहीं होगा तो सारे के सारे हवा जो है ऊपर की तरफ निकल जाएंगे एंड वी वोंट हैव एनी टाइप ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। हमारे यहाँ पर मानसून पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और जितने भी वाटर सोर्सेस है, जैसे इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र, ये सब के सब धीरे धीरे ड्राई अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको एक्जैक्टली समझ आ गया कि जो माउंट एवरेस्ट है वो अगर धीरे धीरे मतलब मेल्ट हो गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए हियर वी हैव टू टॉक अबाउट एटलस। नाउ एटलस एक टाइप का टेलीस्कोप का एक मिशन है जिसको एस्ट्रॉइड ट्रैकिंग सिस्टम के लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर कि एटलस का फुल फॉर्म क्या है। एटलस का फुल फॉर्म है एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? कोई भी एस्ट्रॉइड जो कि जो अर्थ के ऊपर मतलब इंपैक्ट करने वाला है, ठीक है। जो देखिए टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो हमारे लैंड के ऊपर वो कोई इंपैक्ट कर सकता है, उस चीज को अलर्ट करने वाला एक बेसिकली सिस्टम है। और इसको फंड कौन कर रहा है? इसको फंड कर रहा है सिंपल सी बेसिस पे नासा, ठीक है। अब ये एक पहला ऐसा सर्वे बन गया है, पहला ऐसा टेलीस्कोप बन गया है जो कि जितने भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, आपको नाम से पता चल रहा होगा। अगर अर्थ हमारा ये है तो उसके आसपास अगर कोई भी एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स या फिर कोई भी ऐसी बॉडी हमारे आसपास अगर आती है जो जिसके पास ये पोटेंशियल है कि वो आके हमारे अर्थ से टकरा सकते हैं और डैमेज कॉज कर सकता है, उन सब चीजों को प्रॉपर्ली सर्च करके मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है, मतलब के लिए कैपेबल है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 24 के 24 घंटे डायरेक्टली काम कर सकता है विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। सबसे अच्छी चीज इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप की यही है। नाउ एटलस जो है जैसा हमने देखा नासा के द्वारा फंडेड है और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट एस्ट्रॉइड डिटेक्शन सिस्टम है। नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट। देखिए जहां पर भी आप इस पर्टिकुलर वर्ड को देखेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट, इसका सीधा सा
मतलब होता है कि इसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं, ठीक है। अब ये एस्ट्रॉइड्स को फाइंड आउट कर सकता है, और इसको बनाया किसने? इसको बनाया यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने। जस्ट रिमेंबर, नासा इसको फंड कर रहा है, बट एक्चुअली नासा ने इसको बनाया नहीं है, बनाया इसको यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने है। आपको पता है कि हवाई जो है वो एक्चुअली यूएसए के पास में एक छोटा सा आइलैंड है, वहीं पे प्रेजेंट है, और बनाया उसको एक्चुअली उस यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने। और जब वो बना लिया तो उसके बाद उन्होंने नासा की एक बॉडी है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने उसको बनाने के बाद नासा की एक बॉडी है, दैट इज कॉल्ड एज प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस। मतलब हमारे प्लैनेट का डिफेंस करने के लिए एक टाइप का ऑफिस है। मतलब बेसिकली क्या है, हमारे प्लैनेट के ऊपर किसी भी टाइप का एक्सटर्नल अगर अटैक होता है या फिर कोई एस्ट्रॉइड टकराता है किसी भी चीज से, उन सबसे प्रॉपर्ली फाइट ऑफ करने के लिए इस पर्टिकुलर ऑफिस को बनाया गया है अंडर नासा। इसी चीज के अंदर डायरेक्टली रिपोर्ट करता है ये पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए एक्जैक्टली कि एटलस को बनाया किसने? यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने। फंड कौन कर रहा है? नासा। और नासा के अंदर जो एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस, ये इसको प्रॉपर्ली रन करता है। अब देखिए एटलस की अंदर टोटल मिला के 4 इसके पास टेलीस्कोप्स है, ठीक है। 2 इसके पास पहले से थे, 2 अभी आ गए। तो 2 इसके पास जो थे वो 2013 से लगातार चलते आ रहे हैं, और 2 रिसेंटली अभी इसको बनाया गया। जो 2 रिसेंटली बनाया गया है उसमें से एक है चाइल्ड के अंदर और एक है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ साउथ अफ्रीका का पार्ट है, और चाइल्ड जो है साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। साउथ अमेरिका का पार्ट है। सो चाइल्ड और साउथ अफ्रीका के अंदर रिसेंटली इसके 2 न्यू यहाँ पर जो टेलीस्कोप बनाए गए हैं। अब इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, 2 इसके पास पहले से थे। एक जो था वो हेलिया काला नाम का एक प्लेस है जो कि हवाई के अंदर है, और सेकंड प्लेस है दैट इज मोना लोआ। ये दोनों आपने सुना होगा। मोना लोआ जो है ये हवाई के अंदर प्रेजेंट है। यहीं पर ये दोनों एक्चुअली टेलीस्कोप्स पहले से ही प्रेजेंट थे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पर्टिकुलर इमेज। नाउ देखिए ये यूएसए, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज कनाडा, दिस इज मैक्सिको। मैक्सिको जस्ट पास में देखिए। नाउ दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट यू सी, दिस इज कॉल्ड एज हवाई आइलैंड, ठीक है। इसी हवाई आइलैंड के ऊपर एक मोना लोआ नाम का एक वोल्केनो है। उसी वोल्केनो के पास में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेलीस्कोप्स वगैरह बनाए गए हैं, और यहाँ पर हेलिया काला नाम का एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पर भी एक टेलीस्कोप बनाया गया है। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये हेलिया काला और मोना लोआ जो पहले से ये दोनों इस पर्टिकुलर एटलस सिस्टम का पार्ट थे, बट रिसेंटली 2 जो न्यू बनाए गए हैं वो एक चाइल्ड के अंदर और एक साउथ अफ्रीका के अंदर है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली क्लियर है। अब देखिए एटलस जो है ये केपेबल है ऑफ सर्चिंग एंटायर डार्क स्काई। डार्क स्काई का मतलब क्या होता है? एंटायर हमारे आसपास का जो रीजन है उसको वो प्रॉपर्ली सर्च कर सकता है एवरी 24 आवर्स, मतलब हर 24 घंटे पे काम करता है, और पूरे के पूरे 24 घंटे काम करता रहता है, हर एक चीज को प्रॉपर्ली ढूंढता रहता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि ये नासा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर हमें अपने आसपास के जितने भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब हमारे अर्थ के आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली फाइंड करना है, ट्रैक करना है और मॉनिटर करना है, तो इन सब के लिए एटलस सिस्टम जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कम्स कि एटलस को बनाया किसने? तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले 2 एटलस थे जो कि यानी कि हवाई वाले थे, उन दोनों को जो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई है उसी ने बनाया था यहाँ पर। और उसके बाद नासा ने बेसिकली क्या हुआ था, नासा ने ग्रांट प्रोवाइड किया था 2013 के अंदर, और उसका मतलब उस पर्टिकुलर ग्रांट का नाम था नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम। इसी पर्टिकुलर ग्रांट के अंदर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने इस चीज को बनाया था, ठीक है। अब जो अगले 2 जो बनाए गए हैं वो बेसिकली एक तो जैसा मैंने आपको बताया चाइल्ड के अंदर और एक साउथ अफ्रीका के अंदर है, बट रिसेंटली इसको जो यहाँ पर पीडीसीओ नाम की जो बॉडी है, यानी कि जो प्लैनेटरी डिफेंस वाली बॉडी है, वहां पर इस चीज को यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए फर्स्ट 2 प्रोग्राम्स जैसा हमने देख लिया हवाई के अंदर प्रेजेंट है, और सेकंड जो है थर्ड जो है चाइल्ड के अंदर है, फोर्थ यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर है। सो जो हेलिया काला या फिर जो मोना लोआ था, ये दोनों जो हवाई के अंदर प्रेजेंट थे वो 2017 के अंदर फुली फंक्शनल बनते हैं, और इन दोनों का भी रिसेंटली 2019 के अंदर फुली फंक्शनल बनाया गया है। ऑलराइट, अब देखिए क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली एटलस ने अभी तक क्या क्या डिस्कवर किया है। यू वुड बी अमेज्ड टू नो दैट एटलस यानी कि जो टेलीस्कोप है उसने ऑलरेडी 700 से ज्यादा नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स और 66 कॉमेट्स ऐसे ढूंढ लिए हैं जो कि हमारे अर्थ के आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसने 2 और एस्ट्रॉइड्स ढूंढे थे, एक का नाम था 2019 MO और एक का नाम था 2018 LA, ठीक है। अब देखिए ये जो आप फर्स्ट जो देख रहे हैं दिस इज द ईयर जब ये ढूंढा गया था, और जो सेकंड जो आप देख रहे हैं MO और LA, दिस इज एक्चुअली द नेम ऑफ द प्लेस, या फिर एक्चुअली आप कह सकते हैं दिस इज कोड ऑफ द प्लेस जहां पे ये पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड हो सकता था कि इंपैक्ट करता, बट एक्चुअली जो ये 700 एस्ट्रॉइड्स थे उसके अंदर, मतलब उसके अंदर से सिर्फ 2 ही यहाँ पर ऐसे एस्ट्रॉइड्स थे जिन्होंने एक्चुअली इंडिया को मतलब हमारे अर्थ को इंपैक्ट किया था। तो वन वाज कॉल्ड एज 2019 MO, और जहां पर इसने इंपैक्ट किया उसका उस पर्टिकुलर सिटी का कोड था MO, और जो 2018 LA था ये इसने लॉस एंजल्स के अंदर अटैक किया था, ठीक है। सो ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने एक्चुअली इंपैक्ट किया था अर्थ के ऊपर, बट हमारे नासा जो था उसने इसको पहले ही मालूम कर लिया था, और इट एक्चुअली स्टॉप्ड दिस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड फ्रॉम क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ हैवक। वहां की जो पॉपुलेशन वगैरह थी उसको पहले ही वहां से हटा दिया गया था, ठीक है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी डेटा था, हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी। नाउ जस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग कि एटलस जो है उसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है कि ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे अर्थ के आसपास से बहुत ही फास्ट निकल रही है, बहुत ही क्लोज निकल रही है, तो उसको वो बहुत जल्दी से मालूम कर सकता है उसके बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। अब रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो रिसेंटली एटलस का जो नया जो टेलीस्कोप बनाया गया है उसने अपना पहला नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को ढूंढ भी लिया है जिसका नाम रखा है 2020 BK। जस्ट रिमेंबर दिस। तो इफ विल बी आस्क अ क्वेश्चन कि 2020 BK इज अ थिंग व्हाट दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, तो जस्ट रिमेंबर दिस इज अ काइंड ऑफ एस्ट्रॉइड जिसको
रिसेंटली एटलस नाम के एक जो टेलीस्कोप है उसने ढूंढा है, ठीक है। और ये 2020 BK जो है ये 100 मीटर लंबा एस्ट्रॉइड है और ये अर्थ को कोई भी थ्रेट पोजेस नहीं करता है, ठीक है। अर्थ के पास से निकल जाएगा, ये अर्थ से टकराएगा नहीं। नाउ जस्ट रिमेंबर कि नासा का इससे पहले ऑलरेडी एक और सैटेलाइट मिशन हो रखा है, मतलब एक एस्ट्रॉइड मिशन हो रखा है, दैट इज कॉल्ड एज डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसका सिंपल सा नाम है डार्ट। ये एक टाइप का फुल स्केल मिशन जो कि नासा ने लॉन्च किया था, जहां पर एक ऐसा जो एस्ट्रॉइड था जो कि एक्चुअली अर्थ के ऊपर इंपैक्ट करने वाला था, उस पर्टिकुलर मतलब इंपैक्ट से बचाने के लिए इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2021 के अंदर इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया गया था और आपको कैलिफोर्निया के अंदर एक प्लेस का नाम पता होगा दैट इज कॉल्ड स्पेस फोर्स बेस, वहीं से इसको लॉन्च किया गया था ऑन स्पेसएक्स का जो फाल्कन रॉकेट है उसी चीज से इसको मतलब लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका मेन एम क्या था, एक एस्ट्रॉइड था जिस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड को बचाना था, अर्थ को बचाना था। जस्ट सी दिस पर्टिकुलर इमेज, इस इमेज के अंदर आपको मालूम चलेगा कि इस तरीके का एक एस्ट्रॉइड था जिसका नाम था डिडीमॉस, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस नेम डिडीमॉस। इसके लिए एक हमारा जो मिशन था दैट मिशन वाज कॉल्ड एज डार्ट मिशन। इस डार्ट मिशन को लॉन्च किया गया था। ये डार्ट मिशन जो है इसको मतलब प्रॉपर्ली ऑर्बिट के साथ लॉन्च किया गया था, मतलब जब ये पर्टिकुलर जो ये एस्ट्रॉइड है एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच जाए उसी टाइम में जाकर डार्ट जो है इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, जिसके कारण देखिए यहाँ पर अर्थ है तो एक पार्ट इधर से निकल जाएगा, एक पार्ट उधर से निकल जाएगा और ये अर्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द मेन प्लान और ये चीज पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही थी, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर कि नासा की जो एटलस मिशन है वो पहला मिशन नहीं है, इससे पहले भी ऑलरेडी डार्ट मिशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा जो प्लैनेट डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस है ये आपको ध्यान रखना है 2016 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। मतलब इसका मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा पुरानी बॉडी नहीं है, इसकी ये रिसेंट बॉडी है और ये एक टाइप का प्लैनेटरी को डिफेंस करने का हमारे एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो नासा के अंदर काम करता है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ये है कि नीदरलैंड्स के अंदर रिसेंटली एचआईवी का एक नया वेरिएंट पाया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। देखिए इस वेरिएंट का नाम है वीबी वेरिएंट। इस पर्टिकुलर वेरिएंट को रिसेंटली नीदरलैंड्स के अंदर पाया गया है और ये एचआईवी का नया वेरिएंट है और ये माना जा रहा है कि ऑलरेडी नीदरलैंड्स के अंदर ये काफी सालों से है, बट इसके बारे में मालूम नहीं चल रहा था। तो द पॉइंट इज कि मालूम तब चला जब अचानक से एचआईवी की जो इन्फेक्शन है वो अचानक से इंक्रीज होने लगे और ये माना जाता है कि जो वीबी वेरिएंट है वो ऑलमोस्ट 3.5 से ज्यादा, मतलब 3.5 टाइम्स से लेकर 5.5 टाइम्स हायर लेवल ऑफ इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, स्पेशली जो ऐसे लोग जो कि एचआईवी से इन्फेक्टेड है उनके अंदर, ठीक है। बट एक साथ में जो साइंटिस्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए आपको अलार्म होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास मॉडर्न ट्रीटमेंट्स इसके ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए जो वीबी वेरिएंट है, क्वेश्चन आता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरीके से अटैक करता है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग बिफोर दैट कि जो एचआईवी वेरिएंट, जो एचआईवी होता है यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है ये एक्चुअली हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। और हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करके एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम को ये इस तरीके से चेंज कर देता है कि हमारी इम्यून सिस्टम हमारे खुद के बॉडी पे अटैक कर देती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब देखिए जो आप इम्यून सिस्टम का जो आपने अभी सुना, ये सेम चीज एक्चुअली वीबी वेरिएंट के अंदर भी है, यानी कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। मतलब जिस तरीके का ओरिजिनल एचआईवी वेरिएंट है सेम उसी तरीके से वीबी वेरिएंट भी काम करता है। मतलब वो जाता है हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको हमारी बॉडी के मतलब अगेंस्ट अटैक कर देता है और उसके बाद फिर हमारे जितने भी इम्यून सेल्स है उसको मार डालता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ माना जाता है कि जो वीबी वेरिएंट है ये नया वेरिएंट नहीं है, ये अराउंड 1980 से लेकर 1990 के आसपास में ये इमर्ज हो गया था और मतलब इसी में नीदरलैंड्स के अंदर ये इमर्ज हुआ था और 2010 के आसपास ये डिक्लाइन भी हो गया था। बट यहाँ पर माना जा रहा है कि फिर से यहाँ पर ये फिर से री इमर्ज हो रहा है, उसके कारण ये प्रॉब्लमैटिक है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि इस पर्टिकुलर डिस्कवरी का मतलब क्या है। डिस्कवरी का मतलब यह है कि ये शो कर रहा है कि वायरस जो है लगातार खुद को चेंज कर रहा है, लगातार वो इवॉल्व हो रहा है, खुद को ज्यादा विरुलेंट बना रहा है। इसका मतलब क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। नाउ एक हमारे पास एग्जांपल है कि कोविड का जो एक्चुअल वायरस था, जो अल्फा वेरिएंट था, उसके बाद जो डेल्टा वेरिएंट आया, डेल्टा वेरिएंट एक्चुअली वाज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू जो अल्फा वेरिएंट है। आपको याद होगा डेल्टा वेरिएंट ने एक्चुअली ज्यादा डेथ्स कॉज किए थे एज कंपेयर टू अल्फा वेरिएंट। इसका मतलब क्या है कि जब भी वायरस यहाँ पर इवॉल्व होता है तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा मतलब हो सकता है कि वो ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करना स्टार्ट कर दे। इसलिए माना जाता है कि हमें अपने टेस्टिंग पॉइंट्स को और ज्यादा इंक्रीज करने होंगे और ज्यादा उसको वाइडन करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा बोला जाता है कि अगर हम अपने एचआईवी के जो टेस्टिंग पॉइंट्स हैं उसको हम किस तरीके से वाइडन मतलब कर पाए तो हम अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे। मतलब जो पेशेंट्स हैं उनको मतलब पहले मालूम चल जाए कि एक पर्टिकुलर पर्सन किससे अफेक्टेड है और उसको फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक चीज जो यहाँ पर बोली जा रही है वो ये है कि जब भी आपका वायरस म्यूटेट हो या फिर इवॉल्व हो तो नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट कि ये पर्टिकुलर जो मतलब एवोल्यूशन होने वाली है वो माइल्डर होने वाली है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं लास्ट स्टेटमेंट, ये एक्चुअली कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जहां पर बोला गया है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वायरस जो है वो हमेशा माइल्डर फॉर्म ले लेगा। देखिए ऑल्दो ओमिक्रॉन ने माइल्डर फॉर्म ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई कोविड का अगला वेरिएंट आता है तो वो भी माइल्डर होगा। दिस इज नॉट द केस, ठीक है। हो सकता है कि वो ज्यादा से खतरनाक हो, ज्यादा से डेंजरस हो, ठीक है। सो वी शुड बी अलर्ट एंड वी शुड बी एक्चुअली रेडी। हमें इन सब चीजों से फाइट ऑफ करने की जरूरत है। नाउ जो वीबी वेरिएंट है यानी कि जो एचआईवी का नया वेरिएंट है, इट एक्चुअली हैज मोर देन 500 म्यूटेशंस, मतलब 500 से ज्यादा बार ये ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है खुद को और ये लगातार कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो म्यूटेंट्स होना तो अभी
एक मतलब काइंड ऑफ नॉर्मल हो गया, हर एक वायरस खुद को लगातार चेंज करता रहता है। लेकिन वर्ड क्या कॉमन नहीं है, कॉमन ये नहीं है कि जो नया वेरिएंट आया है कभी कभी उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे देखिए जो अल्फा वेरिएंट था उसने भी बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस लाए थे, बट जो डेल्टा वेरिएंट जब आया था उसने एक्चुअली अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लिया जिसके कारण हम उसको प्रॉपर्ली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे और उसने डेथ्स बहुत ज्यादा कॉज कर दी। तो क्वेश्चन कम्स कि जो वीबी वेरिएंट है एचआईवी का, उसके अंदर यूनिक क्या है? यूनिक ये है कि ये जो देखिए नॉर्मली जो एचआईवी होता है, जैसा मैंने आपको बताया, वो हमारी इम्यून सेल्स को हमारी बॉडी के अगेंस्ट अटैक करवा के उसको फिर बाद में मार डालता है, ठीक है, किल कर देता है। द क्वेश्चन कम्स कि जो इम्यून सिस्टम है उसको पूरी तरीके से खराब कर देता है। नाउ द पॉइंट इज कि इम्यून सिस्टम हमारा खराब हो गया कैसे मालूम चलता है? उसके लिए एक पर्टिकुलर सेल होता है, दैट पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड एज CD4 T सेल्स, ठीक है। इससे CD4 T सेल्स को मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। जस्ट रिमेंबर कि मेमोरी सेल्स अगर हमारी बॉडी के अंदर मतलब खराब हो जाते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स नहीं रहते हैं तो हमारी बॉडी किसी भी न्यू इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकती है। बिकॉज एक्चुअली मेमोरी सेल्स का काम क्या होता है? मेमोरी सेल्स का काम होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज अगर आती है तो उसके अगेंस्ट मतलब उस चीज को तो भगा करके, मतलब उस चीज को भगा दो, उस चीज को मार डालो, उसके बाद इस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट आपने क्या क्या एक्शन लिए थे उसको आप एक मेमोरी के फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर रखते हो। यानी कि अगली बार अगर सेम डिजीज वहां पर आपकी बॉडी के अंदर आती है तो आपके पास ऑलरेडी उसकी मेमोरी रहती है, आपके पास एग्जैक्टली मतलब आपकी सेल्स के पास ऑलरेडी पता होता है कि क्या करना है और उस पर्टिकुलर एंटीजन को मार डाला जाता है। दिस इज हाउ द बॉडी का इम्यूनिटी वर्क्स, ठीक है। बट यहां पर एचआईवी क्या करता है? इस मेमोरी सेल को ही मार डालता है। इसके कारण उस बॉडी को पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई न्यू डिजीज आएगा तो हम उससे फाइट कैसे करेंगे, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर, तो इसलिए सबसे पहले जो एचआईवी होता है वो सबसे पहले इसी मेमोरी सेल्स को मारता है। ये मेन टारगेट होता है, प्राइमरी टारगेट होता है इस पर्टिकुलर सेल्स का, ठीक है। और यही जो सेल है यानी कि मेमोरी सेल्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जस्ट रिमेंबर कि जो वीबी वेरिएंट है और जो एचआईवी वेरिएंट है उसके अंदर मेन डिफरेंस ये होता है कि एचआईवी वेरिएंट के अंदर भी इम्यून सेल्स हैं वो वहां पर मरते हैं, मतलब वो कम हो जाते हैं। बट वीबी वेरिएंट के अंदर देखा गया है कि जो CD4 जो यानी कि जो सेल्स हैं इट इज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स डिक्लाइन हो जाते हैं, मतलब 2 गुने से ज्यादा यहाँ पर CD4 सेल्स मारे जाते हैं। इसका मतलब क्या है? वीबी वेरिएंट जो है वो ज्यादा मेमोरी सेल्स को मार डालता है। इसके कारण जो एड्स जो डिजीज है, इस एड्स देखिए जस्ट रिमेंबर कि एड्स एक डिजीज नहीं है, एक्चुअली एड्स एक टाइप का सिंड्रोम है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो सिंड्रोम है ना, ये सिंड्रोम एक्चुअली हमारी बॉडी के खुद के ही इम्यून सिस्टम का हम पे अटैक करने का एक रिजल्ट होता है। और अगर वो वीबी वेरिएंट है तो हमारी बॉडी के अंदर एड्स का जो डिजीज है मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा फास्टर और विग्रस के रूप में मतलब फैल सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली CD4 T सेल्स क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक टाइप का हेल्पर सेल्स होते हैं जिससे मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। और ये इसका मेन काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, ट्रिगर करते हैं, जो कि एक्चुअली हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं WBCs हैं उनको एक्चुअली गाइड करता है कि आप जाकर इस पर्टिकुलर पर्सन को मार डालो, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन को जो एंटीजेंस वायरस हमारी बॉडी के अंदर है उसको जाकर मार डालो और उसी तरीके से जाकर ये अटैक करते हैं। जस्ट रिमेंबर कि जो CD4 T सेल्स हैं वो खुद जाकर मारते नहीं है, वो सिर्फ एक टाइप का रिस्पॉन्स पैदा करते हैं और तब उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे दूसरे जो सेल्स हैं वो जाकर मारते हैं। नो सेकंड चीज कि ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है, जो वीबी वेरिएंट है वो एक्जैक्टली पाया कैसे गया? नो दिस पर्टिकुलर वेरिएंट वाज फाउंड अंडर अ न्यू प्रोजेक्ट कॉल्ड एज बीहाइव प्रोजेक्ट। तो इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन कि बीहाइव प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, जस्ट रिमेंबर कि एचआईवी यानी कि एड्स का जो डिजीज है उस पर्टिकुलर चीज को फाइंड आउट करने के लिए चीज काम आता है। और इससे पहले क्या हुआ था? बीहाइव के अंदर काम क्या किया जाता है कि जितने भी युगांडा और यूरोप, ठीक है, युगांडा अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है और यूरोप जो है यूरोपियन कंट्री के अंदर जहां पर एचआईवी बहुत ज्यादा फैल रहा है इंक्लूडिंग नीदरलैंड्स के अंदर, इन सब से एचआईवी के जो सैंपल्स है उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करने का जो काम किया जाता था दैट वाज डन बाय बीहाइव प्रोजेक्ट। उसी के तहत इस पर्टिकुलर न्यू वेरिएंट के बारे में मालूम चला है। अब जो ये वीबी वेरिएंट है वो ऐसा देखा जा रहा है कि युगांडा यानी कि अफ्रीका के एरियाज में वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और यूएसए के अंदर बढ़ रहा है। अब ये यूएसए के अंदर क्यों फैल रहा है इसका रीजन हमें मालूम नहीं चल रहा है, किसी भी साइंटिस्ट को मालूम नहीं चल रहा है, बट द पॉइंट इज कि यूएसए के अंदर फैल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक। देखिए यहां पर हम बात करना है आईटीएस सिस्टम के बारे में। ये मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जो कि रिसेंटली बनाया जा रहा है उसके अंदर एक आईटी सिस्टम बनाया जा रहा है। समझते हैं। देखिए आईटीएस का फुल फॉर्म सीधा सा मतलब है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? जो भी आप कार्स, बाइक्स, साइकिल्स वगैरह जो पैदल चलेंगे, हर एक पर्सन को एक बहुत ही इंटेलिजेंटली इस चीज को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर ये कोरियन टेक्नोलॉजी है। व्हेनेवर वी से कि एक पर्टिकुलर चीज कोरियन है तो डायरेक्टली इसको रेफर आप कर सकते हैं कि साउथ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया को कभी भी कोरियन नहीं बोला जाता, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर कोई नॉर्थ कोरिया का होगा तो उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, बट अगर नॉर्मली कोरियन बोला जाता है तो इट स्पेसिफिकली रेफर्स टू साउथ कोरिया, ठीक है। अब देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये सबसे पहली बार मुंबई नागपुर का जो एक्सप्रेसवे रिसेंटली बनाया जा रहा है उस चीज के ऊपर इस चीज को लगाया जाएगा। और माना जाता है कि जो मुंबई नागपुर का एक्सप्रेसवे है ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया के अंदर, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है। देखिए दिस इज नॉट द लार्जेस्ट,
लॉन्गेस्ट, ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट, जस्ट रिमेंबर दिस। तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जो है ये लॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे लंबा है। तो ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यानी कि आईटीएस टेक्नोलॉजी जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो एक्सीडेंट्स को बचाएगा, मतलब एक्सीडेंट्स को होने से पहले ही रोक देगा। और ये कैसे रोकेगा उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। जस्ट रिमेंबर कि जो ये एक्सप्रेसवे है वो धीरे धीरे बन रहा है और ये माना जा रहा है कि फरवरी 2022 यानी कि इसी पर्टिकुलर महीने इसका फर्स्ट फेज जो है इसको ओपन किया जाएगा और उसके बाद इस चीज के अंदर आईटीएस सिस्टम जो है उसको भी लॉन्च किया जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस, ये पर्टिकुलर जो एक्सप्रेसवे है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना रही है, इसको जो स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की जो स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो उसको बना रही है। और ये फास्टेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अंदर माना जाता है टोटल 8 लेन, जो ये एक टाइप का बेसिकली 8 लेन एक्सप्रेसवे है। तो क्या होता है 8 लेन? वेट लेट मी शो यू। देखिए इस पर्टिकुलर इमेज को आप फिर से देखिए। नो दिस इज कॉल्ड एज दिस ये दो कंबाइन की, मतलब ये दोनों कंबाइन बन के एक वन लेन बनाते हैं जहां पर ये गाड़ी जा सकती है, गाड़ी आ सकती है सिंपली, ठीक है। देखिए दिस इज 2 लेन, दिस इज 3 लेन, दिस इज 4 लेन, सिमिलरली 5, 6, 7 एंड 8। दिस इज कॉल्ड एज 8 रो ऑफ गाड़ियां, मतलब 8 रोज ऑफ गाड़ियां एक साथ यहां पर मूव कर सकती है। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज 8 लेन एक्सप्रेसवे, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड, मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे पे जो आप मैक्सिमम स्पीड से जो गाड़ी चला सकते हैं दैट इज अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस पर्टिकुलर स्पीड से आप यहां पर इजीली मूव कर सकते हैं। और इसको बनाने में जो खर्चा आया दैट इज मोर देन 55,000 करोड़ रुपीस, बट ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ज्यादा से मूव कर सकता है। ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे है और इसको महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है वो बना रहा है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना रहा है। नेक्स्ट चीज, अब इस चीज को बनाने के लिए महाराष्ट्र के पास पैसा कहां से आया? महाराष्ट्र को यहां पर लोन प्रोवाइड किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा, एक कोरियन फंड है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड। जस्ट रिमेंबर दिस, ईडीसीएफ यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कोरिया, साउथ कोरिया ने एक फंडिंग प्रोवाइड की है और इसमें से कुछ पैसों की, और जिसकी हेल्प से महाराष्ट्र इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे को बनाने में सक्सेसफुल रहा है। नाउ ये जो एक्सप्रेसवे है माना जा रहा है कि नागपुर और मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है, देखिए पहले वो मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था वो 16 घंटे के आसपास था, मतलब 16 आवर्स लगते थे मुंबई से नागपुर पहुंचने में। अब इसको रिड्यूस करके अराउंड 8 आवर्स कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, ठीक है, बिकॉज ये फास्ट स्पीड प्रोवाइड करेगा, उसके कारण ही काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कम्स कि आईटीएस है क्या एग्जैक्टली कैसे ये सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन कैसे है? इसका मेन मकसद क्या है? रोड्स को सेफ रखना, ठीक है। कैसे समझते हैं? देखिए एक टाइप का इंटेलिजेंट सिस्टम है जो कि रोड को, जो रोड के डिफरेंट व्हीकल्स हैं उन सबको प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहा है। अब रोड के ऊपर कोई भी ब्लॉकेट्स वगैरह हैं उनको भी अगर मतलब उनको भी प्रॉपर्ली वो करता है, मॉनिटर करता है। उस पर्टिकुलर एरिया का वेदर कंडीशन क्या है, अगर रोड स्लिपरी है या फिर रोड स्लिपरी नहीं है, ट्रैफिक लाइट्स कहां पर है, एवरी सिंगल थिंग विल बी मॉनिटर। ना मॉनिटर करके क्या होगा ना, जब मॉनिटर होगा उसके बाद दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी विल कम्युनिकेट एंड इन्फॉर्म करेगा वो डायरेक्टली जितने भी ड्राइवर्स वगैरह हैं, जितने भी वो व्हीकल्स वगैरह हैं जो उस पर्टिकुलर रोड से मूव कर रहे हैं, उन सबको प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन वो करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन और जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उस चीज को भी यहाँ पर यूज किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ एक्जैक्टली कैसे काम करेगा। जस्ट सपोज देयर आर अ ग्रुप ऑफ व्हीकल जो कि यहाँ से मूव कर रही है, ठीक है। जब ये ग्रुप ऑफ व्हीकल्स मूव कर रही है तो उसके आसपास में छोटे छोटे टावर्स लगाए जाएंगे, ठीक है, जस्ट दीस टाइप ऑफ टावर्स। ये देखिए इन सब के बीच में यहाँ पर डिफरेंट टावर्स लगाए जाएंगे। दीस टावर्स विल एक्चुअली प्रॉपर्ली मॉनिटर करेंगे द रिमोट, मतलब जो दूर दूर भी गाड़ियां हैं उन सबको भी प्रॉपर्ली मॉनिटर करेंगे। और मॉनिटर करने के बाद दे विल एक्चुअली इन्फॉर्म ऑल द, यहाँ पर जो यहाँ पर बंदा बैठा हुआ है, जो यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर ड्राइवर्स बैठे हुए हैं, उन सबको इन्फॉर्म करता रहेगा कि किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस टाइप का इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि इन देखिए आपने अगर एडवांस गाड़ियां वगैरह देखी होंगी तो उस गाड़ियों के अंदर, मतलब उस गाड़ियों के अंदर एक टाइप का स्क्रीन होता है, ठीक है। उस स्क्रीन के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। नाउ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू आईटीएस, ठीक है। ये आईटीएस से कनेक्टेड होगा और इस स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी जो आसपास की इन्फॉर्मेशन है, दीज इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल। नाउ जस्ट सपोज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जस्ट सपोज यू नो राइट नाउ, मतलब आज के दिन अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं एंड यू हैव टू गो टू अ पेट्रोल पंप, ठीक है। जस्ट सपोज आपको एक पेट्रोल पंप जाना होता है एंड यू डोंट नो कि एक्जैक्टली पेट्रोल पंप पे भी भीड़ है या फिर नहीं है, कितने लोग हैं, खाली है फिर नहीं है, राइट। सो ये चीज आपको मालूम नहीं है। नाउ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल बी क्लियरली इंडिकेटेड टू यू इन दिस पर्टिकुलर आईटीएस सिस्टम। आपके सिस्टम के ऊपर दिखाया जाएगा जहां पर शो करेगा। देखिए प्लान ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स होंगे वो यहाँ पर मूव करेंगे। तो जो ईवी है वो जब वो मतलब मूव कर रहे हैं, जस्ट सपोज कि एक पर्टिकुलर किसी कार को चार्जिंग चाहिए, ठीक है, मतलब चार्ज करना है, तो वो ऑलरेडी अगर वो चाहे तो वो जो ड्राइवर है वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है उस पर्टिकुलर स्क्रीन से आईटीएस के थ्रू। आईटीएस उसको वहां पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि जो आसपास जो जितने भी बैटरी चार्जिंग स्टेशन है, मतलब जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है, वहां पर कितनी भीड़ है, कितनी गाड़ियां वहां पे अभी के टाइम में प्रेजेंट है, राइट नाउ प्रेजेंट है, हर एक चीज को प्रॉपर्ली चेक करेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पावर के रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, सोलर पावर, जो कोल से रिलेटेड पावर्स है, सोलर पावर, एवरी सिंगल थिंग विल बी यूज्ड। हर चीज को यूज करके यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा देखिए जितने भी आप ट्रैफिक लाइट्स देख रहे हैं, दिस ट्रैफिक लाइट्स विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द जितने भी टावर्स वगैरह हैं उनसे, और ये ऑटोमेटिकली जिस तरीके का ट्रैफिक होगा उसके हिसाब से चेंज होते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए जस्ट सपोज कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है, सो जैसे एक्सीडेंट होगा ऑटोमेटिकली द फायर डिपार्टमेंट विल बी कॉल्ड एंड ये फायर डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली वहां जाने के बाद उस चीज को बचाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली जस्ट सपोज कि यहाँ पर कोई एक टाइप का वो है टनल है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे टनल है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर गाड़ी है जो कि
इसके अंदर जाती है, जस्ट सपोज कि इस पर्टिकुलर गाड़ी का अंदर आकर क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो दिस गेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टनल विल ऑटोमेटिकली क्लोज और नेक्स्ट गाड़ी को इसके अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। दे विल बी शोड अ बाईपास कि दूसरा रास्ता कौन सा है जहां से वो मूव कर सकते हैं। दिस इज हाउ, मतलब दिस मच इंटेलिजेंसी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अब समझते हैं, ये तो मैंने आपको समझाया इमेज के फॉर्म में, अब मैं आपको थोड़े से फीचर समझाता हूं टेक्निकल फॉर्म में। देखिए सबसे पहली बात तो जो तीन मेन फीचर्स है इस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस सिस्टम का वो ये है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क हर जगह बनाया जाएगा। नाउ सी दिस पर्टिकुलर इमेज, देखिए अब देख रहे हैं ये हर चीज को, देखिए आप देख रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर से यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टावर्स लगाएंगे, दिस ऑल टावर्स विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर इन सबको कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा सेकंड थिंग विल बी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अगेन सी दिस पर्टिकुलर थिंग, ये देखिए ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जितने भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ये सब होंगे इन सबको प्रॉपर्ली मतलब इंटेलिजेंट फॉर्म में इनको मैनेज किया जाएगा। एंड थर्ड थिंग इज कॉल्ड एज टोल कलेक्शन सिस्टम। टोल कलेक्शन का मतलब है कि आप सिंपली अपनी गाड़ी को जाएंगे, देखिए अभी अगर आप जाओगे तो टोल कलेक्शन पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर जाते हैं थोड़ी देर रुकना पड़ता है, देन यू हैव टू वेट फॉर अ टर्न एक्चुअली, ठीक है, वहां पर आप जाते हो टोल पे करते हो, देन यू मूव ऑन। बट ये सब चीजें जो है बहुत ही फास्ट हो जाएंगी, ऑटोमेट हो जाएंगे एंड यू कैन इजिली मूव ऑन, ठीक है। इसके अलावा जो विजुअल मैसेजिंग सर्विस वगैरह है, मतलब अगर आप अपना फोन नंबर वगैरह यहाँ पर लिंक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट मैसेजेस कि आगे जाकर जो रोड है वो कैसा है, मतलब खाली है, फिर रोड खाली नहीं है, या फिर कितनी भीड़ है, कैन यू टेक अप पर्टिकुलर बाईपास, क्या आप दूसरा रोड चूज कर सकते हैं, एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन विल बी कन्वे टू यू। इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो, अगर आप मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया का कोई कहीं पर ज्यादा भीड़ है, यू कैन ऑल्सो चेक आउट द वीडियो। देखिए सब कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं रियल टाइम के अंदर हो रहा है, नथिंग इज एक्चुअली आज का या कल का, सब कुछ रियल टाइम में हो रही है। अगर रियल टाइम में वहां पर कहीं पर भीड़ लगी हुई है तो यू कैन ऑटोमेटिकली सी इन योर कार कि वहां पर भीड़ लगी हुई है, यू कैन सिंपली टेक कोई दूसरा रूट, ठीक है। अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन कंट्रोल हो रहा है तो इस सब चीजों का जितना इन्फॉर्मेशन है, सर्विलियंस, व्हीकल को आपको ढूंढना है, ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस, एवरी सिंगल थिंग यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग सिंपल वर्ड्स में, आईटीएस जो है इट इज रियली स्मार्ट, ठीक है, इट इज रियली इंटेलिजेंट, और ये अपने आप को इतना ज्यादा स्मार्ट, ये लगातार अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण इसके अंदर एक टनल ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर भी बनाया गया है। इसका मतलब क्या है, जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि अगर कोई भी टनल के अंदर कोई भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उस पर्टिकुलर टनल का एंट्रेंस को क्लोज कर दिया जाएगा और जितने भी बाकी व्हीकल्स हैं उनको उसके अंदर मतलब एंट्री नहीं दी जाएगी और ऑटोमेटिकली उसको एक बाईपास यानी कि दूसरा रूट यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। Now this entire system will be monitored through CCTV cameras. As we saw कि CCTV कैमरा जो है एक्चुअली वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेंगे, किसी भी टाइप के एक्सीडेंट्स, स्पीड, वेदर, एवरी सिंगल थिंग विल बी यहाँ पर डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हमें एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब सीसीटीवी के अलावा यहाँ पर ड्रोन कैमरास भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो होंगे वो मूव करेंगे, यानी कि किसी ऐसे एरिया के अंदर जहां पर सीसीटीवी डायरेक्टली फुटेज नहीं ले पा रहा है वहां पर ड्रोन एरियाज वहां पर हमेशा प्रेजेंट रहेंगे और वहां पर इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके अलावा वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सेंटर है। आपने फास्टैग के बारे में सुना है? फास्टैग क्या होता है, आपको डायरेक्टली टोल पे करने के लिए रुकना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो व्हाट यू डू इज एक्चुअली आप अपने गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर सिंपली अपना फास्टैग लगा सकते हैं। मतलब फास्टैग का एक्चुअली यहाँ पर एक स्टिकर टाइप होता है, क्यूआर कोड टाइप होता है, ठीक है। क्यूआर कोड को आप सिंपली लगा सकते हैं और उस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को अपने पेटीएम से, आप अपने फोन पे से रिचार्ज कर सकते हैं। नाउ जस्ट सपोज कि आपने 100 रुपए का रिचार्ज कर लिया, ठीक है, अपने फास्टैग के अंदर। नाउ द पॉइंट इज कि व्हेन आपकी गाड़ी जब वहां पे पहुंचेगी, फास्टैग लेन के ऊपर पहुंचेगी, तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक टाइप का छोटा सा सेंसर लगा होता है। वो सेंसर आपकी कार के ऊपर जो यहाँ पर विंडशील्ड के ऊपर लगा हुआ है उस चीज को पहले ही मतलब उसी को प्रॉपर्ली चेक करेगा और वहां से ऑटोमेटिकली, मान लीजिए 20 रुपए का टोल है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली 20 रुपए आपसे काट लेगा। आपको यहाँ पर गाड़ी रोकने की भी जरूरत नहीं है और सिंपली क्या होगा, इससे आपका ट्रैफिक बहुत ही स्मूथली मूव कर सकता है, फास्ट हो सकता है। ये था हमारा चारों टॉपिक्स। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ आज का जो रिवीजन क्वेश्चन है उसको आपको अगेन ट्रू फॉल्स के फॉर्म में नहीं है, आज के क्वेश्चंस आंसर के फॉर्म में आपको यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। जस्ट बी ब्रीफ, आप बहुत ही छोटे शब्दों में आंसर कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन इज माउंट एवरेस्ट, विच रीजन इन माउंट एवरेस्ट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू मेल्ट, कौन सा रीजन है जो कि मेल्ट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ विल इंडियाज क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयस, कैसे चेंज होगा हमारा इंडिया का क्लाइमेट, यानी कि बेसिकली मानसून कैसे चेंज होने वाला है। थर्ड चीज इज विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू आइलैंड ऑफ हवाई। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ इज VB वेरिएंट डिफरेंट फ्रॉम HIV इन टर्म्स ऑफ CD4 T सेल्स, ठीक है, क्या चेंजेस आते हैं। और द फाइनल क्वेश्चन इज कि हु इज फंडिंग ITS सिस्टम ऑन महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे, ठीक है। और ये क्वेश्चन थे जो कल के क्वेश्चन थे, उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज अकॉर्डिंग टू एंशिएंट मॉन्यूमेंट टेस्ट, जो एक्ट था उसके अंदर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो कितने डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए। तो इसका आंसर है बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये 300 मीटर्स के अंदर होना चाहिए। देखिए अगर आप देखेंगे प्रोटेक्टेड जोन कहां तक है तो 100 मीटर्स तक होता है, और अगर आप यहाँ पर जो रेगुलेटेड जोन है वो इट इज अराउंड यहाँ पर 300 मीटर, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि 100 मीटर से लेकर 300 मीटर के बीच में यहाँ पर ये जोन प्रोटेक्टेड होता है। सेकंड क्वेश्चन, साहिबी रिवर जो है पासेस थ्रू विच ऑल स्टेट्स, तो आपको याद होगा 3 स्टेट से पास करता है, राजस्थान से होते हुए हरियाणा एंड देन फाइनली इट गोस टू दिल्ली। द थर्ड क्वेश्चन वाज हु गिव्स द रिकॉग्निशन ऑफ इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, तो इट इज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इट इज नॉट एनी अदर बॉडी। द फोर्थ क्वेश्चन वाज कि ब्लू ट्राइब्स आर ओरिजिनली इनहैबिटेंट्स ऑफ व्हिच स्टेट, इट इज मिजोरम। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट नेम 4 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। आई होप आपको ये चीज देखिए इस क्वेश्चन को करने
करने का मकसद ये है कि बेसिकली आप अगर इस चीज को प्रॉपर्ली फाइंड आउट करते हैं और आप इस चीज को प्रॉपर्ली देखते हैं तो आपको ये चीज याद ही हो जाएगी, ठीक है। एक्जैक्टली कौन कौन से रिवर्स है यहाँ पर जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और कौन कौन से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का मेन मकसद है। जस्ट रिमेंबर कि सिंध, बेटवा, केन और टॉन्स, और ये बेसिकली मेन रिवर्स है जो कि यमुना के राइट की तरफ मूव करती है। द लास्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम। इसका सीधा आंसर था कि विलेजर्स जो है वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो गए थे। उस हॉस्टिलिटी के कारण वहां पर उन्होंने टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था, पोचिंग लगानी स्टार्ट कर दी थी, ट्रैप्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, उसके कारण टाइगर्स की पॉपुलेशन यहाँ पे रिड्यूस हो गई। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली डिस्कस किया। आई होप आपको ये आर्टिकल प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।